नमस्कार। आज हम भारत की बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। हम उस कानूनी ब्लूप्रिंट में गोता लगाएंगे जो ये तय करता है कि भारत एक देश के तौर पर क्या है, यानी इसकी जमीन कहां तक है और इसके अपने लोग कौन हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी देश असल में देश बनता कैसे है? क्या चीज है जो उसे एक पहचान देती है? देखिए, किसी भी देश की कहानी दो पिलर्स पर खड़ी होती है। एक उसकी जमीन यानी उसकी भौगोलिक सीमाएं, और दूसरा उस जमीन पर रहने वाले लोग यानी कि उस देश के नागरिक। ये दोनों मिलकर ही किसी राष्ट्र की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो बस आज हम भारत के इसी संवैधानिक ब्लूप्रिंट को खोल कर देखने वाले हैं। समझेंगे कि हमारे संविधान ने इन दोनों पहलुओं, जमीन और लोग को कैसे डिजाइन किया है। चलिए ब्लूप्रिंट का पहला चैप्टर खोलते हैं, जमीन। देखते हैं कि संविधान भारत के नक्शे को, इसके आकार को कैसे परिभाषित करता है। संविधान भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। अब यह सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि भारत एक देश के तौर पर अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशकारी हैं, मतलब उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, और ये सब करने की सबसे बड़ी ताकत संसद के पास है। और देखिए, संसद की यह शक्ति कितनी व्यापक है। वो नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमाओं को छोटा बड़ा कर सकती है, यहां तक कि राज्यों के नाम भी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करने के लिए किसी खास बहुमत की जरूरत नहीं, सिर्फ एक साधारण बहुमत काफी है। इस शक्ति को समझने के लिए दो आर्टिकल बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 2 संसद को ताकत देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लें, जैसा सिक्किम के साथ हुआ था। वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों में फेरबदल करने की ताकत देता है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण तेलंगाना का बनना है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, लोग। आखिर इस जमीन पर रहने वालों में से नागरिक कौन कहलाएगा? नागरिकता के कानूनी नींव हमें मिलती है संविधान के भाग 2 में आर्टिकल्स 5 से 11 के बीच। जब संविधान बना तो इनका मुख्य काम ये तय करना था कि उस वक्त भारत का नागरिक कौन है, और इसमें बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए लोगों के लिए भी खास नियम बनाए गए थे। भारत का एक बहुत ही साफ और मजबूत सिद्धांत है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। साथ ही हमारे यहां अमेरिका की तरह राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती। आप चाहे किसी भी राज्य में रहें, आपकी पहचान सिर्फ एक है, भारतीय। तो वो तो थी शुरुआत की कहानी। अब सवाल यह है कि आज के दौर में अगर किसी को भारतीय नागरिक बनना हो तो उसके क्या तरीके हैं? आज के समय में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम 1955 के नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट से तय होते हैं। ये कानून संविधान के बाद बनाया गया और ये नागरिक बनने के 5 मुख्य रास्ते बताता है। ये 5 रास्ते हैं। जन्म से, यानी भारत की धरती पर पैदा होने से। वंश से, यानी अगर माता पिता भारतीय हों। रजिस्ट्रेशन द्वारा, जिसमें कुछ शर्तों के साथ अप्लाई करना होता है। नेचुरलाइजेशन, जो विदेशियों के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। और आखिर में, अगर भारत किसी नए इलाके को अपने में शामिल करता है तो वहां के लोग भी नागरिक बन जाते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, उन करोड़ों भारतीय मूल के लोगों का क्या, जो दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं? उनका भारत से क्या कानूनी रिश्ता है? इसको समझने के लिए ये 3 शब्द बहुत अहम हैं। एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये वो भारतीय नागरिक हैं जो बस काम या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं, पर पासपोर्ट उनका इंडियन ही होता है। पीआईओ कार्ड अब बंद हो चुका है, उसे ओसीआई में मिला दिया गया है। और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक स्पेशल स्टेटस है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को मिलता है। इससे उन्हें भारत में बिना वीजा के आने जाने, रहने और काम करने जैसे कई अधिकार मिल जाते हैं। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो संवैधानिक ब्लूप्रिंट है, ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है। बिल्कुल, ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर जब आबादी में बड़े बदलाव या माइग्रेशन और शरणार्थियों जैसे मुश्किल मुद्दों को सुलझाने की बात आती है। समय समय पर होने वाले कानूनी बदलाव इसी का सबूत हैं। और ये कोई नई बात नहीं है।
अगर हम इतिहास देखें तो 1985 का असम समझौता हो या फिर 2019 में आया नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, ये दोनों दिखाते हैं कि नागरिकता की परिभाषा और उससे जुड़े सवाल भारत में हमेशा से एक अहम और संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी देश की जमीन का नक्शा और उसके नागरिकों की परिभाषा का ब्लूप्रिंट खुद ही वक्त के साथ बदलता रहता है, तो फिर किसी जगह से जुड़ाव महसूस करने का या अपनेपन का असली मतलब क्या है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।